जय मां भारती। मैं भगवान सिंह नायक मां भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने हमारी 16 महाजनपद पढ़ ली थी। उन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद उस समय कौन सी थी? मगध महाजनपद थी। तो आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे आज हम? मगध साम्राज्य। देखिए, अगर हम बात करें कि हाँ मगध एक महाजनपद थी, इस विषय में हमें सबसे पहले जानकारी किस में मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। किस में मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। तो देखिए, हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और इसके इनको समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांग की रचना की गई है। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। कौन कौन से है वो? शिक्षा, कल्प, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये क्या है? हमारे 6 वेदांग हैं। अब देखिए, अब हम बात करें किसकी? मगध की। तो मगध के उस समय की बात करें, महाभारत कालीन समय की बात करें, तो उस समय मगध का संस्थापक कौन था? मतलब अगर हम बात करें कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो उसका संस्थापक कौन था? वृहद्रथ। कौन था? वृहद्रथ था। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वृहद्रथ था। ये महाभारत कालीन समय की बात है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको समझ में जाएगा। किसका पुत्र था? जरासंध। कौन था? जरासंध। और वृहद्रथ के पिताजी का नाम था वसु। ठीक, तो जरासंध, देखो आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें देखा होगा जरासंध। जरासंध का वध कौन करता है? भीम। ठीक है, क्योंकि जरासंध को मारा नहीं जा सकता था, उसे चीरा जा सकता था। ठीक है, बाण से, शस्त्र से, अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था उसे। ठीक है, उसे कैसे मारा जा सकता था? उसे चीरा जा सकता था। ठीक, तो ये जरासंध। तो वृहद्रथ इसका वास्तविक संस्थापक था। उस समय इसका संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का संस्थापक वृहद्रथ। अब बात करें हम किसकी? इस वंश की, जो वृहद्रथ वंश चल रहा है, मतलब इसके जो भी वंश था, इस वंश का अंतिम राजा कौन था? रिपुंजय। कौन था? रिपुंजय। देखिए, अब बात करते हैं हम हमारे 600 बीसी वाले समय की। कब की बात करते हैं हम? 600 बीसी समय की बात करते हैं। देखिए, हमारे वेद कितने? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांग है। और हमारे पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? अपना मत्स्य पुराण है। देखिए, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो हम मगध साम्राज्य पढ़ लेते हैं। तो मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें कब की? 600 बीसी की। बताइए आप कमेंट्स करके किसकी राजधानी क्या थी? एक मैं बता देता हूँ, गिरिव्रज। ठीक है, अब दूसरी कौन सी है वो आपको कमेंट्स करके बतानी। कल के लेक्चर में हमने वो क्लियर किया था, हमने पढ़ा था। ठीक, अब करते हैं हम शुरू 600 बीसी की। तो देखिए, अगर हम 600 बीसी की बात करें तो उस समय इसका संस्थापक में था एक हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश आता है हमारे सबसे पहले। इसकी स्थापना होती है 544 में। कब होती है? इसका समय लिख देते हैं। 544 से लेकर 412 तक कौन सा वंश चलता है? समय रहेगा बीसी। कौन सा वंश है अपना? ये हर्यक वंश। अब देख लेते हैं इसके संस्थापक की। तो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। इसके बाद आता है इसका पुत्र अजातशत्रु। इसके बाद आता है इसका पुत्र उदयन। और इसके बाद आते हैं इसके 3 पुत्र, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो ये इसमें कुछ ये इसमें इतने राजा हुए। किस वंश में? हर्यक वंश में। तो अब हम शुरू करते हैं बिंबिसार से। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। अंतिम राजा कौन है? नागदशक। देखिए, बिंबिसार का जैन ग्रंथ में नाम मिलता है श्रोणिक। क्या नाम मिलता है बिंबिसार का? जैन ग्रंथ में नाम श्रोणिक मिलता है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी कि कुछ व्यवहारिक जीवन की, तो इसने 3 शादियाँ किया। अपने जीवन में कितनी शादियाँ की इसने? 3 शादियाँ की। अब देखिए कौन कौन सी है वो 3 शादियाँ। देखिए, ये बिंबिसार, इसकी पहली शादी हुई, मतलब पहली दूसरी नाम रख लेते हैं हम, महाकोशला से। किससे हुई? महाकोशला से। देखिए, नाम में स्पष्ट है कि कोशला, मतलब ये जो कोसल हमारी महाजनपद थी, कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। कोसल की राजकुमारी महाकोशला से की। किससे की? महाकोशला से की। ये प्रसेनजीत की बहन थी। कौन? महाकोशला। एक शादी किसने? चेल्लेना से। किससे की?
चेल्लेना से। ये जो हमने पढ़ा था वैशाली, किसकी राजधानी थी? वज्जी की। तो वो क्या था? गणतंत्र था, मतलब इसमें अलग अलग संघ थे। तो उसमें लिच्छवी संघ, ठीक है, लिच्छवी राजा की थी ये राजकुमारी, कौन? चेल्लेना। एक थी अपने पंजाब के मद्र नरेश की क्षेमा, कौन थी? क्षेमा। तो ये थी इसकी 3 रानियां। कौन कौन सी रानी थी इसकी? एक महाकोशला रानी, एक चेल्लेना रानी और एक क्षेमा रानी। तो इसकी 3 रानी थी या 3 पत्नी थी। जो अजातशत्रु आया वो किसका पुत्र था? चेल्लेना का पुत्र था अजातशत्रु। ये किसका पुत्र था? ये चेल्लेना, ये पुत्र था, ठीक। चेल्लेना का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अगर हम बात करें इसके वास्तविक शत्रुता की, तो उस समय इसकी वास्तविक शत्रुता थी अवंती से। किससे थी? अवंती महाजनपद से। अब अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उज्जैन और दूसरी आपको कमेंट्स करके बतानी है कौन सी, हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक। अब देखिए अजातशत्रु की मतलब बिंबिसार की बात करें हम, तो इसकी वास्तविक शत्रुता किससे थी? अवंती से थी, अवंती महाजनपद से थी। और उस समय अवंती का राजा कौन था? चंड प्रद्योत। कौन था? चंड प्रद्योत। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, फिर उन्होंने अंततः मित्रता स्वीकार कर ली, मतलब दोनों मित्र बन गए। देखिए बिंबिसार के दरबार में रहता था जीवक, राज्य वैद्य कौन रहता था? जीवक रहता था। तो ये जीवक डॉक्टर था, कौन था? अब देखिए वैद्य मतलब क्या हुआ? डॉक्टर, उस समय हम वैद्य कहते थे। तो जीवक किसके दरबार में था? ये। तो एक बार क्या हुआ कि चंड प्रद्योति बीमार हो गए, इन्हें पीलिया हो गया। किन्हें? चंड प्रद्योति ने। अब ये मित्र बन गए थे, तो बिंबिसार से बोला होगा कि भाई अपने डॉक्टर को भेज दो, ठीक है। ऐसा ही हुआ और जीवक आया और इसका इलाज किया। देखिए जीवक उस समय बहुत ही अच्छे वैद्य थे, इन्होंने भगवान गौतम बुद्ध का भी इलाज किया। अब देखिए अब आता है अपना बिंबिसार। बिंबिसार की वास्तविक शत्रुता किससे थी? चंड प्रद्योत से थी। देखिए जीवक का वास्तविक नाम क्या है? कुमार भृत्य। जीवक का वास्तविक नाम क्या है? कुमार भृत्य। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक बिंबिसार है और एक है बिंदुसार। कौन सा सार है? बिंदुसार। देखिए बिंदुसार के पिताजी का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्र बिंदु हम किसे बोलते हैं? ये होता है अपना चंद्र बिंदु। तो देखिए इससे क्या होगा? चंद्र चंद्रगुप्त, बिंदु बिंदुसार। अब ये तो अलग ही है बिंबिसार, या तो माँ कर दो तो बम हो जाएगा, या बी बी क्या हो जाएगा? बी बी, ठीक। तो ये ऐसा हम याद रख सकते हैं कि कंफ्यूज ना हो। तो अब ये कौन होगा? अपना बिंबिसार, ठीक। अब इसके बाद आता है अजातशत्रु। अगर हम बात करें इसके कितने वर्ष शासन किया, कब तक शासन किया, तो 544 से लेकर, किसने? बिंबिसार ने 544 से लेकर 492 तक। कब? 544 से लेकर 492 तक शासन किसने किया? बिंबिसार ने शासन किया। इसका मतलब कितने वर्ष शासन किया इसने? 44 वर्ष ये और 8 साल ये, मतलब 52 साल शासन किया। किसने किया? बिंबिसार ने किया। ये कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक है। अब इसके बाद आता है अपना अजातशत्रु। कौन आता है? अजातशत्रु। अब देखिए अगर हम इसके शासन की बात करें या इसके उपनाम की बात करें, देखिए तो अजातशत्रु, ये आपने नोट कर लिया होगा, 3 पत्नियां इसकी, 3 रानियां। देखिए अजातशत्रु का एक नाम मिलता है कुणिक। क्या मिलता है? कुणिक। इसका नाम क्या है? श्रोणिक। क्या है इसका नाम? श्रोणिक। इसका नाम क्या है? कुणिक। अब देखिए अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिताजी को मार दिया। क्या किया इसने? अपने पिताजी को मार दिया। देखिए क्या गजब का इंसान है। नाम में क्या लिखा? शत्रु। तो आप समझ लेना जब शत्रु आ गया है, ये इसने क्या किया है? अपने पिता को मार दिया है। क्योंकि मित्र होता तो नहीं मारता, शत्रु है इसलिए इसने अपने पिताजी को ही मार दिया, ठीक। अब देखिए इसके शासन की बात करें कि कब शासन, कब तक, किस वर्ष तक शासन किया। देखिए तो 492 में बैठा ये, तो 492 से लेकर 460 तक। अब इस सन कौन सा चल रहा है? अपना बीसी। 492 से लेकर 460 तक शासन किसने किया? अजातशत्रु ने किया। देखिए अब अगर इस समय की एक खास बात यह है कि अगर हम बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय हुआ? अजातशत्रु के समय हुआ। अब कहाँ हुआ होगा? देखिए मगध की राजधानी कौन सी है? गिरिव्रज, राजगीर। अब मैंने तो बता दिया आपको, राजगीर, ठीक। 2 थी, गिरिव्रज और राजगीर। तो राजगीर में हुआ किसका? देखिए अगर हम बात करें बौद्ध संगीति को हम समझ सकते हैं सभा, मीटिंग। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसी के समय होता 483 में। जब हम धर्म पढ़ेंगे तो एक लेक्चर में हम धर्म पढ़ेंगे, एक में बौद्ध धर्म क्लियर कर लेंगे, दूसरे में जैन धर्म क्लियर कर लेंगे,
ठीक, तो अभी हमें याद रख लेते हैं। तो अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अब ये हो जाता है अजातशत्रु। अब इसके बाद आता है उदयन। तो उदयन क्या करता है, अपने पिताजी से सीखा, इसने अजातशत्रु को मार दिया। मतलब उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। ठीक है भैया, अब कब मार दिया, 460 में। तो ये शासन करता है 460 से लेकर 444 तक। कब तक करता है, 460 से लेकर 444 तक शासन करता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये बहुत अच्छा काम का व्यक्ति अपने लिए, कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो कौन जाएगा उसमें, उदयन। क्या हुआ, देखिए इधर से गंगा नदी आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, इधर से एमपी से निकलते हुए आती है सोन नदी, ऊपर गंगा और ये सोन, इन दोनों के संगम पर इसने एक किला बनवाया। ठीक है, पटना में। कहाँ पर, पटना। पटना किसकी राजधानी है, बिहार की। इसका और नाम क्या है, पटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर। ठीक, तो इधर से एक नदी आती है पुनपुन नदी। कौन सी नदी, पुनपुन, ये नदी आती है। तो ये एक प्रकार से हम देखें तो ये तो इधर गंगा नदी बह रही है। ठीक, अब इस मतलब इसको हम यूँ कह सकते हैं, ये एक जल दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था, ये जल दुर्ग था। ठीक, तो अब इसने बनाया, किसने बनाया था, उदयन ने। तो इसने क्या किया, उदयन ने अपनी राजधानी को, ये कौन सी थी, गिरिराज राजगृह, इस राजधानी को उठाकर कहाँ ले गया, पटना पाटलिपुत्र में ले गया। मतलब राजधानी परिवर्तन किसने किया, इसने किया, उदयन ने किया। और हमने राजधानी परिवर्तन कब किया, 1911-12 में। कलकत्ता से उठाकर हम कहाँ ले गए, दिल्ली। ठीक, तो ये हुआ है अपना उदयन। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद इसके पुत्र ने धीरे धीरे मतलब क्रमवार शासन क्या, ये बड़े पुत्र ने अनिरुद्ध ने कर लिया, फिर मुंडक ने कर लिया, फिर नागदशक ने कर लिया। तो इन तीनों भाई की अगर हम बात करें तो 444 से लेकर 412 तक, 444 से लेकर 412 BC तक किसने शासन किया, तीनों भाई ने क्रमवार शासन किया। मतलब अगर हम बात करें इस वंश का अंतिम राजा कौन होगा, इस वंश का अंतिम राजा होगा नागदशक, जिसका एक और नाम मिलता है दर्शक। एक और नाम क्या मिलता है इसका, दर्शक। तो ये हुआ है अपना कौन सा वंश होगा, अपना हर्यक वंश। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर इस उदयन के 3 बेटे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिसका एक और नाम क्या मिलता है, दर्शक। इसके बाद आता है अपना शिशुनाग वंश। इसके बाद कौन सा वंश आता है अपना, शिशुनाग। भले ही नाम में शिशु है पर यह शेषनाग से कम नहीं है। ठीक है, हम समझ सकते हैं उस समय की अपेक्षा ने अपने भगवान शेषनाग की बात कर दी। ठीक, तो नागदशक देखिए, ये भी नाग और ये भी शिशुनाग, नाग से नाग कैंसल। ठीक है, क्या बच गया, शिशु। देखिए ये नाग से नाग कैंसल, क्या बच गया, शिशु, गणित की तरह। तो एक नए वंश की स्थापना हुई फिर शिशुनाग वंश की, 412 से लेकर 344 तक। किस वंश ने शासन किया, शिशुनाग वंश ने शासन किया। अगर हम बात करें कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो जो ये वंश है इसी का नाम आ जाएगा शिशुनाग ने। किसने की, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये ऊपर लिखा ये वंश है और ये नीचे लिखा ये व्यक्ति है। तो ये कौन सा होगा अपना, शिशुनाग। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि लगभग इसने 412 से लेकर 398 तक शासन किया। किसने, शिशुनाग ने। अब शिशुनाग ने क्या किया कि अपनी राजधानी को उठाकर वैशाली ले गया। इसने राजधानी परिवर्तन कहाँ कर ली, वैशाली। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि वैशाली किसकी राजधानी थी। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था वैशाली किसने किया, शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन कहाँ कर लिया, वैशाली। कि निम्नलिखित में से कौन से राजा ने मगध साम्राज्य की राजधानी को प्रतिस्थापित या राजगृह से लेकर वैशाली ले गया था, कौन था वो, शिशुनाग। अब शिशुनाग के बाद आता है काला अशोक। कौन आता है, काला अशोक। इसका एक और नाम मिलता है काक वर्ण। क्या मिलता है, काक वर्ण। देखिए काक यानी क्या होता है, कौवा, वर्ण यानी क्या होता है, रंग। तो काला रंग मतलब कौवा कैसा था, काला, काले रंग जैसा, इसलिए यहाँ भी आ गया काला अशोक। अब देखिए जैसे अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो ये हुई थी राजगीर में, पर ये हुई थी वैशाली में, क्योंकि अभी अब इसके जो पिताजी थे वो कहाँ ले गए थे, राजधानी मतलब वैशाली राजधानी ले गए थे। ठीक, अब देखिए काला अशोक की खास बात क्या है, अभी हमने देखा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ, काला अशोक के समय हुआ। कहाँ पर हुआ, वैशाली में हुआ। इसके बाद अगर बात करें इसके अंतिम राजा की, तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। क्या था, नंदीवर्धन। और कभी नाम आ जाता है नंदिल, क्या जाता है, नंदिल या नंदीवर्धन। तो इस वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। मतलब 344 तक यह हो गया अपना शिशुनाग वंश।
ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में करेंगे इसके बाद नंद वंश, और उसी में देख लेंगे हम सिकंदर को, क्योंकि नंद वंश का जो उसमें है घनानंद के समय कौन था, सिकंदर आया था। ठीक, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती।